अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू वीक 4 लेक्चर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि डेटाबेस के जो डिज़ाइंस हैं उनके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, कि किस किस तरह से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो बहुत एफिशिएंट और एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करें। In this chapter, we will study the strategies that aid in adopting the design. These strategy can be broadly divided into the application and fragmentation. जो दो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज हैं जिन पे हम मेनली बात करेंगे आज के लेक्चर में, वो कौन सी दो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज हैं। एक तो रेप्लिकेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो रेप्लिकेट करके मल्टीपल साइट्स पे रख लेते हैं। एंड सेकंड वन इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आप क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे से चंक्स बना के मल्टीपल साइट्स पे रख देते हैं और उन चंक्स को कंबाइन करके बैकएंड पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस पे रख देते हैं, या फिर आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड जगह उस डेटा को रख सकते हैं। दो इन मोस्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द टू इज़ यूज्ड। मोस्टली क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है वो इन दोनों की कम्बिनेशन यूज़ कर रहा होता है, जिस कम्बिनेशन में हमारे पास रेप्लिकेशन भी होती है और फैब्रिकेशन भी होती है। यानी कि आपने एक लार्ज डेटाबेस के पार्ट्स बना के भी उसको रखा होता है, और रखा कैसे होता है, रेप्लिकेट्स, यानी कि उसकी कॉपीज़, उन पार्ट्स की मल्टीपल कॉपीज़ भी आपने मल्टीपल साइट्स पे रखी होती हैं। मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ना, वो क्या करते हैं, आपका जो डाटा है वो रेप्लिकेट भी करके रखते हैं और उसको फ्रेगमेंट भी करके रखते हैं। ओके, अब डाटा रेप्लिकेशन है क्या, इसके नाम से हमें पता चल रहा है रेप्लिकेशन का मतलब कि उसकी कुछ कॉपीज़ बनी होंगी मल्टीपल टाइम्स। Data replication is the process of storing separate copies of the database at two or more site। दो या दो से ज़्यादा साइट पे जब भी आपने एक डेटाबेस की कॉपी क्रिएट करके रख दी, इसका क्या मतलब है कि वो आपका जो डेटाबेस है वो रेप्लिकेट हो गया, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3, जिस पे भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। इट इज़ पॉपुलर फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। सबसे जो फॉल्ट टॉलरेंट टेक्निक है, सबसे जानी मानी जो टेक्निक है फॉल्ट टॉलरेंस की, वो कौन सी है, डाटा रेप्लिकेशन की। यानी कि अगर आपका डेटाबेस एक ही सेंट्रलाइज जगह पे पड़ा है, आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ डिफरेंट साइट पे नहीं रखी, तो वो जो एक साइट थी, साइट नंबर 1, वो अगर फॉल्ट में आ गई है तो सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट जो है वो सारी डिनाई हो गई। क्यों डिनाई हो गई, क्योंकि जो आपका एक सेंट्रलाइज जगह डाटा पड़ा था उसी में ही एरर आ गया है। अब होना ये चाहिए था कि आपने अगर एप्लीकेशन करके वही डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पे कॉपी किया होता, तो अगर एक सर्वर डाउन होता तो यूज़र को दूसरे से रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती, उसके पास डिनाइल ना होता सर्विसेज का। इसलिए जो एप्लीकेशन वाली अप्रोच है वो सबसे पॉपुलर अप्रोच मानी जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि आपका जो फेलियर है या जो फॉल्ट है उसको रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने डेटाबेस की कॉपीज़ क्रिएट करके मल्टीपल साइट्स पे उसको स्टोर करा दें। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं जब आप डाटा को रेप्लिकेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास रिलायबिलिटी होती है डाटा की। रिलायबिलिटी का मतलब ये कि आपको लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एक साइट फेल हो गई है तो डाटाबेस का काम है, जो भी यूज़र ने काम है करना, वो दूसरी साइट से उसको डाटा की अवेलेबिलिटी होती रहेगी। सेकेंड एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन नेटवर्क लोड। नेटवर्क जो आपका एक कंप्लीट नेटवर्क है जिसमें 4 या 6 साइट्स हैं, बजाय इसके कि एक साइट जो है उस पर ज़्यादा लोड हो, सब हज़ार लोग जो हैं वो एक साइट से अपना एफएससी का या मैट्रिक का रिजल्ट गेट करें, आपने डाटा रेप्लिकेट करके रखा हुआ है, तो जिस यूज़र को जो सर्वर या जो साइट उसके पास पड़ती है उसके रीजन के अगेंस्ट, वो उसमें से डाटा एक्सेस कर लेगा। तो इसका क्या मतलब होगा, आपके नेटवर्क पे लोड भी बैलेंस हो जाएगा, आपने मल्टीपल जगह पर वो डाटा स्टोर करके रखा होगा। सिंस द लोकल कॉपीज ऑफ द डाटा आर अवेलेबल, क्यूरी प्रोसेसिंग कैन बी डन विद द रिड्यूस्ड नेटवर्क यूजेज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्राइम और डाटा अपडेटिंग कैन बी डन एट नॉन प्राइम जोन। ये क्या कह रहा है आपका जो भी डाटा होता है वो आपने मल्टीपल साइट्स पे जो है उसकी कॉपी करके रखी होती है। जब भी आपकी क्यूरी प्रोसेस होनी होती है उसकी वजह से जो नेटवर्क की यूजेज है वो इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि मल्टीपल जगह वो डाटा पड़ा है, आपको एक ही सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई होती है 27 नवंबर को, एफएससी का रिजल्ट आएगा और वो सुबह 10 बजे आएगा, तो आप सारे लोग उस प्राइम टाइम यानी कि उस 10 बजे वाले टाइम में असेस करना शुरू कर दोगे एफएससी या जो भी आपकी क्लास है जिस पे आपने क्या करना है, असेस करना है अपने डाटा बेस को, अपने रिजल्ट को असेस करना है। साइट आपका जो भी बोर्ड की साइट है, FBIAC है या BIAC है या जो भी आपका बोर्ड है, उसके लिए आप क्या करते हो, उस 10 बजे वाले स्लॉट में ही सारे लोग उस पर
लॉगिन हो जाते हो। अगर तो आपका डेटाबेस रेप्लिकेटेड नहीं होगा तो नुकसान ये है कि सर्वर डाउन हो जाएगा। कैसे सर्वर डाउन हो जाएगा कि आप लोगों को रिजल्ट्स शो ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस प्राइम टाइम में, उस प्राइम ऑवर में एक ही जगह को एक्सेस करे होंगे। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड में आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में मल्टीपल साइट पे कॉपी रेप्लिकेट करके रखी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारे लोग 10 बजे ही लॉगिन तो होंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए, मगर कोई भी ऐसा यूज़र नहीं होगा कि जिसके लिए वो साइट ओपन ना हो रही हो। ओके, अब इसमें जब भी डाटा अपलोड करना होता है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है और वो एक डिसएडवांटेज भी है। वो आप तब करते हैं जब नॉन प्राइम आवर्स हों, यानी कि उस टाइम बहुत कम लोग जब भी आपका सिस्टम यूज़ कर रहे थे तब आप हमेशा डाटा अपलोडिंग करते हैं। जैसे कि आप नोट करेंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम एंड लेट नाइट आफ्टर 2 to 3 AM आप जब भी डाटा की अपलोडिंग टाइम नोट करें या कभी अपलोड करें कोई चीज़ डाटा की, तो वो जल्दी अपलोड होती है। बजाय इसके कि आप जो मॉर्निंग वाला टाइम है जिसमें नेटवर्क यूजर्स की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो प्राइम टाइम है, हर कोई नेट यूज़ कर रहा है, उस टाइम आपकी अपलोडिंग रेट जो है वो कम होता है। यही सेम काम आप डिस्ट्रीब्यूटेड में करते हैं। ओके, थर्ड एडवांटेज ये है थर्ड आपकी एप्लीकेशन का कि रिस्पॉन्स जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलता है। क्यों आपके पास क्विकर रिस्पॉन्स आता है? क्योंकि आपके पास लोकल कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि इंश्योर कर रही होती हैं कि हर यूज़र की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो रही है। सिंपलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन इसलिए सिंपलर होती हैं क्योंकि आपके पास ज्वाइंस की कंडीशन बहुत कम लगती है। मल्टीपल टेबल्स से ज्वाइन को आपको डाटा गेट करके नहीं लाना पड़ता, क्योंकि आपने मल्टीपल जगह पर कॉपी रखी होती है टेबल की, वो डिफरेंट जगह पर जब पूरे आपके डेटाबेस की कॉपी होती है तो आपकी ज्वाइंस की कंडीशन जो होती हैं वो कम लग रही होती है, उसकी वजह से आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो सिंपलर हो जाती है। अब हर चीज़ जिसका कोई फ़ायदा है उसका कोई ना कोई नुकसान है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ योर मोबाइल फ़ोन। अगर इसके आपको बहुत से फ़ायदे हैं तो इसके बहुत से नुकसान भी हैं, वो नुकसान आपके पेरेंट्स अच्छे से बता सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज इसी तरह डाटा रेप्लिकेशन का भी है। हर चीज़ जो भी एग्जिस्ट करी है वर्ल्ड में उसका अगर कोई एडवांटेज है तो उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डाटा रेप्लिकेशन के फ़ायदे हैं कि हमें जी सर्वर डाउन नहीं होता, यूज़र की रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, क्यूरीज लिखना आसान है, ट्रांजेक्शन सिंपल हो रही होती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? स्टोरेज रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऑब्वियसली जब आपने एक ही चीज़ मल्टीपल जगह कॉपी करके रखनी है उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा हार्ड चाहिए, उतनी ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए स्टोरेज की वो सब कुछ स्टोर करने के लिए। तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डाटा इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड स्टोरेज कॉस्ट। द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड इज इन मल्टीपल्स ऑफ द स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। कह ये रहा है कि अगर आपका डेटाबेस एक सेंट्रलाइज सिस्टम में पड़ा होता है तो उसको कम स्टोरेज चाहिए। अब वही सेंट्रलाइज सिस्टम वाला डाटा आपने 10 साइट्स पे रेप्लिकेट कर दिया, उसकी 10 साइट के लिए कॉपी बना ली है, तो जितनी एक सेंट्रलाइज जगह पे उसको स्पेस चाहिए थी वो आपको आप 10 टाइम्स लार्जर चाहिए होगी, क्योंकि आपने उसको 10 जगह पर स्टोर करना है। ओके, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा अपडेटिंग। जब भी आपने डाटा अपडेट करना है तो उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको मल्टीपल जगह पे जाके अपडेट करना पड़ेगा, और दूसरा वो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा कि आपने ये नोट करना है कि अब आपको डाटा प्राइम टाइम में अपलोड करना है या नॉन प्राइम टाइम के जो आवर्स हैं उसमें अपलोड करना है। ईच टाइम अ डाटा आइटम इज अपडेटेड, द अपडेट नीड टू बी रेक्टिफाइड इन ऑल द कॉपीज ऑफ द डाटा एट द डिफरेंट साइड। क्या हुआ? इंक्रीज होगी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, क्योंकि आपने एक साइट पे नहीं, जितनी भी कॉपीज़ हैं उस डेटाबेस की साइट पे, उस हर साइट पे वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स द कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल। अब ये होगा कैसे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर साइट पे वाले के पास जाएं और ख़ुद वहाँ पर जाके डाटा अपडेट करें। नो, इसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिल्ट इन प्रोटोकॉल्स, डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, आप वो फॉलो करते हैं। या फिर आपने क्या करनी होती है, सिस्टम को ऐसे सिंक्रोनाइज करना होता है कि मैं यहाँ से बैठ के फीस वाला स्टेटस स्टूडेंट का अपडेट करूँ मेन कैंपस वाले भावलपुर वाले, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ रंगिया खान में भी अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, अनडिज़ायरेबल एप्लीकेशन डेटाबेस कपलिंग। ये क्या होती है हमारे पास? आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनडिज़ायरेबल क्यों हो जाती है? जब आपने रेप्लिकेट किया होता है डाटा, इफ़ द कॉम्प्लेक्स अपडेट मैकेनिज्म आर नॉट यूज्ड, रिमूविंग डाटा इनकन्सिस्टेंसीज रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एट एप्लीकेशन लेवल। क्या कह रहा है कि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन की कोई अच्छी टेक्निक नहीं यूज़ करते जो कि हर जगह चेंज रिफ्लेक्ट करे, तो इसकी वजह से आपके पास इनकन्सिस्टेंट हो जाता है डाटा। यानी कि साइट नंबर 1 पे कोई और डाटा नज़र आना शुरू हो जाता है, साइट नंबर 2 पे कोई और साइट नंबर 3 पे कोई और डाटा नज़र आ रहा होगा।
अगर तो आप अच्छे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म या अच्छे प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करते। अगर तो आप अच्छे प्रोटोकॉल यूज़ करते रहें तो ये एडवांटेज है, मगर अगर नहीं यूज़ करें उस केस में क्या होता है, फिर आपका इनकन्सिस्टेंट डाटा पड़ा होता है डिफरेंट साइट पे। इनकन्सिस्टेंट का डाटा का मतलब कि साइट नंबर 1 पे लिखा आ रहा होगा कि बैंक से 10,000 रुपया निकल गया, क्योंकि वो मेन साइट होगी, मगर साइट नंबर 2 और साइट नंबर 3 पे अपडेट ही नहीं हुआ ये रिकॉर्ड, तो वो दिखा रहे होंगे कि आपके पास अभी भी अकाउंट में बैलेंस जो है वो 20,000 है। ये आपकी क्या कंडीशन रेज करती है, ये आपकी डेटाबेस कपलिंग की कंडीशन रेज करती है, जो कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन अनडिज़ायरेबल रिजल्ट दे रही होती है। क्या अनडिज़ायरेबल रिजल्ट है? भी अब हर साइट पे लिखा हुआ नज़र आना चाहिए था कि हर यूज़र के जो हैं वो 10,000 कम हो गए हैं, हर साइट पे 10,000 कम नज़र आने चाहिए थे, मगर हुआ क्या है एक्चुअल में, साइट नंबर 1 पे तो डिडक्शन हो गई है पैसों की, मगर साइट नंबर 2 और 3 पे नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। ओके, कुछ जो रेप्लिकेशन की टेक्निक्स हैं जो हम कॉपी करते हैं डाटा मल्टीपल साइट्स में, उसमें कौन कौन सी टेक्निक है? स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, नॉन नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन एंड फुल रेप्लिकेशन। ये आगे हमारे रेप्लिकेशन वाले पूरे चैप्टर आएंगे, उसमें हम कवर करेंगे कि स्नैपशॉट रेप्लिकेशन क्या होती है, नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन क्या होती है और फुल रेप्लिकेशन क्या होती है। ओके, सेकेंड जो कैटेगरी हमने पढ़ी हमारे डेटाबेस के लिए वो कौन सी पढ़ी? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि फ्रेगमेंटेशन में आप क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को या उसके अंदर जितने टेबल्स हैं उनको आप मल्टीपल सेट्स में या स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके डिफरेंट साइट्स पे रख देते हैं। जब आप उसके फ्रेगमेंट्स बना के डिफरेंट साइट पे रखते हैं तो यूज़र को ये नहीं पता होता कि ये जो डेटाबेस है ये इसकी कुछ पार्ट साइट नंबर 1 पे पड़ा है, कुछ पार्ट साइट नंबर 2 पे पड़ा है, कुछ पार्ट साइट नंबर 3 पे पड़ा है। Okay, fragmentation is the task of dividing a table into set of smaller tables। क्या करते हो, आपके जो डेटाबेस के सपोज के 100 टेबल्स थे, आपने उन 100 टेबल्स के 4 सेट डिफाइन किए, हर 4 सेट में आपने 20-20 टेबल 5 सेट डिफाइन किए, हर सेट में आपने 20-20 टेबल डिफाइन किए और आपने क्या कहा 5 साइट पे ये इस डेटाबेस के 20-20 टेबल्स जाएंगे हर साइट पे। The subset of the tables are called fragment। अब वो जो आपके 5 सबसेट बने हैं, उन 5 सबसेट में आपने 20-20 टेबल रखे हैं, वो 20-20 टेबल जो होंगे वो आपके सबसेट होंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे हर 5 डिफरेंट साइट्स के लिए। फ्रेगमेंटेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप। अब फ्रेगमेंटेशन 3 तरह की हो सकती है, हॉरिजेंटल हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है या फिर हाइब्रिड, यानी कि इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकती है। हॉरिजेंटल यानी कि रो वाइज, वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज या फिर हाइब्रिड रो वाइज एंड कॉलम वाइज बोथ। आपकी मर्जी, आप किस तरह अपने टेबल को फ्रेगमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक टेबल में से आप पूरी रोज उठा के उसको फ्रेगमेंट बनाना चाहते हैं, एक टेबल के डिफरेंट कॉलम्स जो हैं आप उनको उठा के फ्रेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उनका, या फिर आप एक टेबल की रोज और उसमें से कुछ कॉलम्स उठा के उसका फ्रेगमेंट बनाना चाहते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपने किस किस्म की फ्रेगमेंटेशन करनी है। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिफाइन होती है। वो क्या होती है? एक प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है और दूसरी डिराइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है। इस प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन और डिराइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होती है। ओके, फ्रेगमेंटेशन डन शुड बी डन इन एनी वे सो दैट द ओरिजिनल डाटा टेबल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फ्रेगमेंट। आप किसी भी फॉर्म में फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो ताकि आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। आपने अगर एक टेबल के 2 फ्रेगमेंट बनाए हैं, उनको डिफरेंट साइट पे रखा है, तो आप अगर उन 2 फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करके दोबारा उसी सेम सिमिलर डाटाबेस में लेकर आते हो तो आपकी कंप्लीट ही डाटाबेस होनी चाहिए, यानी कि आप उन्हें जब भी रिकंस्ट्रक्ट करो उन फ्रेगमेंट्स को तो वो वापस आपके ओरिजिनल टेबल में हो जाने चाहिए, क्रिएट हो जाने चाहिए। दिस इज नीडेड सो दैट द ओरिजिनल टेबल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है ये? इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो अपनी साइड्स के फ्रेगमेंट उठाए, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करे और वापस वो आपके टेबल की फॉर्म में आ जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिवनेस, फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जिस तरह हमने रेप्लिकेशन के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, उसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं जब आप टेबल को डिफरेंट पार्ट्स में या सबसेट्स में डिवाइड करके डिफरेंट साइट्स पे रखते हो? सिंस द डाटा इज स्टोर्ड close to the site of usage, efficiency of the database system increase। जब आप फ्रेगमेंट्स में डाटा रख रहे हो, ऑब्वियसली छोटे चंक्स हैं तो उनसे क्यूरी करना आसान है, तो इसकी वजह से आपके सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
Local query optimization techniques are sufficient for the most queries since the data is locally available. क्यों डाटा locally available है? क्योंकि आपकी डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट टेबल्स के पार्ट पड़े हुए हैं, तो आपकी क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो है वो ही एनफ है कि आप कोई भी क्यूरी लगा के डाटा गेट कर सकें अपनी टेबल से. Since the irrelevant data is not available at these sites, security and privacy of the database system can be maintained. आप तीसरा एडवांटेज ये ले सकते हो कि आप इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी हर साइट की मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि डाटा हर साइट पे वही अवेलेबल होगा जो साइट की रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा फर्दर जो डाटा है वो दूसरी साइट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट दूसरी साइट पे पड़ा होगा. इररेलेवेंट डाटा आपकी साइट पे ही नहीं पड़ा होगा, जो रेलिवेंट डाटा वही पड़ा होगा. तो उस रेलिवेंट डाटा को आपके लिए सिक्योर करना और उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना यूज़र को वो ईजी हो जाएगा. ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रेगमेंटेशन के? व्हेन द डाटा फ्रॉम द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड द एक्सेस स्पीड मे बी वेरी हाई. अब क्योंकि आपने डिफरेंट फ्रेगमेंट से डाटा गेट करना है, ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने क्यूरी की हो, उसका फ्रेगमेंट नंबर 1 तो आपकी साइट पे पड़ा है, मगर फ्रेगमेंट नंबर 2 जो है वो किसी और साइट पे पड़ा है. तो अब होना ये चाहिए कि वो फ्रेगमेंट 2 जो है वो उसी रिस्पॉन्स टाइम में रिस्पॉन्स करे जितना उसको लोकली साइट नंबर 1 से मिल रहा है. तो एक डिसएडवांटेजेस है कि आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन की रिस्पॉन्स टाइम की या असेस टाइम की स्पीड है उसको मेंटेन कर सकें. हम खुद से ये स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते. ओके, सेकंड हमारे पास क्या डिसएडवांटेज है? इन केस ऑफ द रिकर्सिव फ्रेगमेंटेशन द जॉब ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन विल नीड एक्सपेंसिव टेक्निक्स. अगर तो आपने फ्रेगमेंटेशन ऐसी लगाई है कि आपने इस किस्म की फ्रेगमेंटेशन बनानी है कि किसी दिन ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कहता है ये जो डिफरेंट सेगमेंट है इनको कंबाइन करके सिंगल साइट पे रख दो और फिर उस सिंगल साइट की कॉपीज जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर दो. तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है जब आपने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना है वापस उनकी ओरिजिनल शेप में. ओके, लैक ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ डाटा इन द डिफरेंट साइट मे रेंडर द डाटाबेस इनएफेक्टिव इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ अ साइट. सबसे बड़ा जो फ्रेगमेंटेशन का डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आप कॉपीज करके डिफरेंट जगह नहीं रखते. इसमें आप क्या करते हैं, एक टेबल को डिवाइड करके मल्टीपल साइट्स पे रखते हैं. तो नुकसान ये है कि अगर साइट नंबर 1 डाउन हो गई है तो उस पर जो टेबल डिवाइड करके रखे होंगे ना उनका डाटा आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि रेप्लिकेशन तो थी नहीं कहीं, एक टेबल को डिवाइड कर करके मल्टीपल जगह पर रखा हुआ था. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फ्रेगमेंटेशन का. ओके, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन की टाइप पढ़ी थी. हमारे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन होती है और हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने टेबल को उसकी फील्ड्स या फिर उसके कॉलम्स की बेस पे डिवाइड करना है. यानी कि ये एक टेबल आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट का, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, कोर्स है, एड्रेस है, सेमेस्टर है, फीस है और मार्क्स है. ठीक है, आप चाहते हो कि जो साइट नंबर 1 है उस पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम और कोर्स लिखा हुआ नज़र आए. ठीक है, और जो साइट नंबर 2 है उस पर एड्रेस हो स्टूडेंट का, उसका सेमेस्टर हो, उसकी फ़ीस और उसके मार्क्स हो. ये आपका अपना डिफाइंड क्राइटेरिया है कि साइट नंबर 1 पे मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहती हूँ, साइट नंबर 2 पे इतनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहती हूँ. ओके, जो डिफरेंट साइट्स पे आपने इंफॉर्मेशन रखनी है डिफरेंट फील्ड्स कॉलम्स की बेस पे, डिफरेंट कॉलम की बेस पे आपने क्या करना है, डाटा गेट करना है और उसको डिफरेंट साइट पे रखना है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकंस्ट्रक्टिवनेस ईच फ्रेगमेंट शुड कंटेन द प्राइमरी फील्ड ऑफ द टेबल. अभी ये कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि जब भी आपने डाटा डिवाइड किया है, सपोज कि हम एड्रेस की बेस पे डिवाइड करते हैं कि पहले स्टूडेंट का नाम, कोर्स और एड्रेस लिखा है साइट नंबर 1 पे और साइट नंबर 2 पे सेमेस्टर, फीस और मार्क्स लिखे नजर आए. तो कंडीशन ये है, ये जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों फ्रेगमेंट्स में होना चाहिए. इस प्राइमरी की वजह से ही, इस प्राइमरी की वाले ही एट्रीब्यूट से हम ये गेट कर सकते हैं कि जो डाटा है मेरा डिफरेंट साइट्स पे पड़ा है, उसको जब मैंने वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है तो मैं इस प्राइमरी की के टेबल की बेस पे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैन बी यूज्ड टू इन्फोर्स द प्राइवेसी ऑफ द डाटा. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या करती है, इन्फोर्स करती है कि आप अपने डाटाबेस में प्राइवेसी स्टोर कर सकें. एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट डाटाबेस की, जिसमें रजिस्टर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका नाम है, कोर्स है, एड्रेस है, सेमेस्टर, सुपरवाइजर और फीस है. नाउ द फी डिटेल आर मेंटेन इन द अकाउंट सेशन. हम सबको पता है कि जो फीस की डिटेल है ये कौन सा सेशन मैनेज कर रहा होता है, आपका अकाउंट सेशन मैनेज कर रहा होता है. इन दिस केस द डिज़ाइनर विल फ्रेगमेंट द डाटा एज फॉलोज. क्योंकि फी वाला सेशन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, तो अब जो डाटाबेस डेवलपर है वो क्या करेगा,
फ्रेगमेंट कैसे कर देगा। उसने एक और टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट फीस का, उसका नाम क्या रखा, उसने स्टूडेंट फीस का एक टेबल क्रिएट किया। एज के कीवर्ड से हमने सिलेक्ट कर लिया है एक ऑलरेडी बने हुए टेबल में से, जिसमें से सिलेक्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कोमा फीस फ्रॉम स्टूडेंट, कि ये जो स्टूडेंट वाला टेबल बना हुआ है इसी को डिवाइड करो। किस बेस पे डिवाइड करो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस और सेमेस्टर एक साइड पे लिखा हुआ नज़र आ जाए, और स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो किसी और साइट पे लिखी हुई नज़र आए। वो जो दूसरी साइट होगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट होगी, उस पर सारी स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड आ रहा होगा, मगर उसको पास स्टूडेंट की फ़ीस के रिकॉर्ड के साथ ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी ज़रूर शो कराओ, ताकि हमें ये पता लगे कि ये स्टूडेंट टेबल के दो फ्रेगमेंट हमने बना लिए हैं। पहले फ्रेगमेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, कोर्स है, एड्रेस है और सेमेस्टर है, और दूसरे फ्रेगमेंट और मार्क्स है, और दूसरे फ्रेगमेंट में सिर्फ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस है। ये आपकी क्या हो गई, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जब आपने कॉलम्स की बेस पे अपने टेबल्स को डिवाइड करना है, उसके फ्रेगमेंट्स क्रिएट करके मल्टीपल साइड्स पे रखने हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन आपके आगे, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन ग्रुप्स द टुपल ऑफ टेबल इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू ऑफ वन और मोर फील्ड। इसमें आपने क्या करना होता है, जो टेबल की रोज होती हैं उन रोज की बेस पे आपने टेबल को डिवाइड करना होता है कि फर्स्ट 10 रोज साइड नंबर 1 पे होंगी, नेक्स्ट 10 रोज साइड नंबर 2 पे होगी, उससे नेक्स्ट 10 रोज साइड नंबर 3 पे होगी। यानी कि जब भी रोज की बेस पे पार्टीशन करनी है उसको आप क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन शुड आल्सो कन्फर्म टू द रूल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिवनेस। चाहे हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन हो चाहे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो, दोनों को रिकंस्ट्रक्टिवनेस शो करनी चाहिए। ईच हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन मस्ट हैव ऑल कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल बेस टेबल। जो भी आपकी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी कि जब आप रोज डिवाइड करें, रोज नंबर 1 से लेकर 10 तक साइड नंबर 1 पे आएगी, 10 से लेकर 20 तक साइड नंबर 2 पे आएगी, तो हर रो के पास उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो मस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रो नंबर 1 से लेकर 10 तक जो रिकॉर्ड आएंगे उसमें फीस वाला एट्रीब्यूट ना हो। जब आप रोज़ की बेस पे करें तो आपने ये जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे के सारे आपके लाई करने चाहिए 1 से लेकर 10 रिकॉर्ड तक। For example, in the student schema, if the details of all the students of the computer science needed to be maintained at the School of Computer Science, then the designer will horizontally fragment the database as क्रिएट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एक नया टेबल क्रिएट कर रहा है, उसको क्या नाम रखा है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टैटिक का मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। वेयर कोर्स इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, मगर क्या होना चाहिए जहाँ पर उनका कोर्स कंप्यूटर साइंस, उसका क्या मतलब कि 1 से लेके 1000 तक जितने बच्चों में कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे उठा के एक साइड पे रख दो, और बाकी जो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको मल्टीपल डिफरेंट साइंस उठा के रख दो। ये सारी एप्लीकेशन फैब्रिकेशन किसकी बेस पे हुई है, रोज की बेस पे। ओके, थर्ड जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है वो क्या है, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। इन हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स आर यूज्ड। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, यानी कि हम उसमें रोज और कॉलम दोनों की बेस पे अगर फ्रेगमेंट डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फ्रेगमेंटेशन टेक्निक सिंस इट जनरेट द फ्रेगमेंट विद मिनिमल एक्सट्रानियस एफर्ट। इसमें क्या होता है कि आपके जो फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपको जो जो कॉलम चाहिए और जो जो रोज चाहिए उनको आप अपनी मर्जी से फ्रेगमेंट कर लेते हो। रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल इज एक्सपेंसिव टास्क। ऑब्वियसली किसी भी आप फ्रेगमेंटेशन से जब भी रिकंस्ट्रक्ट करें तो वो एक एक्सपेंसिव टास्क है। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन इन 2 अल्टरनेटिव वेज। 2 तरह से हम हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, जनरेट अ सेट ऑफ हॉरिजेंटल फ्रेगमेंट्स देन जनरेट द वर्टिकल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वन और मोर हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। जनरेट अ सेट ऑफ द वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन देन जनरेट द सेट ऑफ द हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि आप पहले 2 तरीकों से हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप या पहले हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन कर लें देन वर्टिकल कर लें उसको, या आप पहले वर्टिकल यानी कि कॉलम गेट कर लें उसके बाद उसमें से रोज गेट कर लें, या आप पहले रोज के फ्रेगमेंट बना लें उसके बाद उसमें से कॉलम गेट कर लें, तो आपकी हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। हाँ जी बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया कि फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन क्या होती है। ये 2 डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। रेप्लिकेशन की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, मगर फ्रेगमेंटेशन के आगे फर्दर टाइप्स हैं। आप उसको हॉरिजेंटली भी फ्रेगमेंट कर सकते हो और वर्टिकल भी फ्रेगमेंट कर सकते हो। इसमें किसी बच्चे को कोई इशू हो तो बेटे क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।